हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, हमने फैराडे के नियम के बारे में, और हमने बताया था आपको कि फैराडे ने दो महत्वपूर्ण वैद्युत अपघटन से संबंधित क्या बनाए थे, नियम बनाए थे। और उस नियम में आपको हमने बताया था जो दो नियम थे उसमें आपको हमने दोनों नियम में एक एक फार्मूला आपको बताया था बच्चों, जिसमें आपको यहाँ पर दिखाया यहाँ पर लिखा है कि जैसे फैराडे के नियम में हमने आपको दो नियम पढ़ाया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ के हिसाब से, पहला नियम के हिसाब से हमने बताया था m बराबर जेड सी टी, जहाँ m क्या है पदार्थ का द्रव्यमान है जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है, z क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, c क्या है कूलम्ब एम्पियर जो भी कह सकते हैं, एम्पियर है, और t जो है टाइम यानी c विद्युत धारा और t है समय है। दूसरा नियम में क्या हमने बताया था, m1/m2 बराबर e1/e2। m1 m2 यानी कहने का मतलब है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर का द्रव्यमान है और वे उनका क्या है ग्राम तुल्यांक भार है। और हमने एक इसी नियम से एक और नियम प्रूफ कर दिया था जहाँ पर z जो है z1/z2 बराबर e1/e2 था, यानी कि z क्या है तो पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार है, और पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और e क्या है पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों। दूसरा नियम एक से अधिक पदार्थों पर लागू होता है, एक से अधिक सेलों के लिए लागू होता है, जबकि फैराडे का पहला नियम सिर्फ एक ही वैद्युत अपघटनीय सेल के लिए लागू होता है। अब देखो बच्चों, इस पर क्या होते हैं कि कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फैराडे के नियम से संबंधित। फैराडे का नियम तो इंपॉर्टेंट है ही, हमने लास्ट लेक्चर में बताया ही है, लेकिन उस पर संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है जिसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं आपको, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से नोट कीजिएगा। 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए, कहता क्या है 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितने कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होगी। मतलब कि कहाँ एल्युमिनियम को मुक्त करना है, एक वैद्युत अपघटनीय सेल में डाला गया एल्युमिनियम के उस विलयन को, चाहे एल्युमिनियम सल्फेट हो या एल्युमिनियम क्लोराइड हो, जो भी हो, और उससे एल्युमिनियम को क्या करना है इलेक्ट्रोड पर मुक्त कराना है। तो पूछता है कि इलेक्ट्रोड पे उसको मुक्त कराने के लिए 40.5 ग्राम एल्युमिनियम को हमें कितना विद्युत की आवश्यकता होगी, कितनी कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा बच्चों, कितने कूलम्ब विद्युत की आवश्यकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम दिखाएंगे यहाँ पर, जैसे एल्युमिनियम का दिया गया मात्रा कितना है क्वेश्चन में 40.5 ग्राम, यानी इस मात्रा को आपको मुक्त कराना है। तो देखो बच्चों, कोई भी इस टाइप के न्यूमेरिकल में सबसे पहले जिस पदार्थ की मात्रा को मुक्त कराना होता है, पहले हम उसका ग्राम तुल्यांक भार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम का ग्राम तुल्यांक भार। तो देखो, किसी भी तत्व का ग्राम तुल्यांक भार निकालोगे बच्चों तो उसका एक ही फॉर्मूला है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता। एल्युमिनियम की परमाणु द्रव्यमान अप्रोक्स 27 होती है और उसकी संयोजकता कितनी होती है 3, 13 एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है, तो 2 8 3, वैलेंसी कितना 3, तो 27/3 यानी कि 9 ग्राम। अब देखिए, हमने बाबू लास्ट लेक्चर में हमने ये बताया था कि एक फैराडे अगर आप पदार्थ को जो है, एक फैराडे अगर किसी भी पदार्थ से अगर विद्युत प्रवाहित करोगे या एक फैराडे का कूलम्ब आवेश दोगे तो वो क्या करता है, एक फैराडे पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार मुक्त करता है, चाहे वो पदार्थ कोई भी हो, एल्युमिनियम कॉपर जिंक कोई भी हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों कि चूंकि 9 ग्राम एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए कितना चाहिए एक फैराडे, क्योंकि 9 ग्राम क्या है एल्युमिनियम का ग्राम तुल्यांक भार है, तो उसके लिए कितना चाहिए एक जो है फैराडे की वैल्यू चाहिए। यानी कि 9 ग्राम एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए एक फैराडे की वैल्यू हमने कितना बताया था 96,500 कूलम्ब, यानी कि 9 ग्राम एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए 96,500 कूलम्ब विद्युत चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए 96,500/9, और इसलिए 40.5 ग्राम एल्युमिनियम के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे 4.34 × 10⁵ कूलम्ब आ जाएगा। अब देखेंगे बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है। दूसरा न्यूमेरिकल जो है इस पर, वो देखिए, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि कॉपर सल्फेट के किसी विलयन से 0.25 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करना है, कितना 1 घंटे तक, कितना है 0.25 एम्पियर और समय है 1 घंटा तक। तो पूछता है कि आप बताइए कि मुक्त होने वाले तांबे का भार कितना होगा, यानी कितना इलेक्ट्रोड पर तांबा मुक्त होगा। तो देखो यहाँ कॉपर का द्रव्यमान कितना है बच्चों, दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में 63.57, और एक फैराडे की वैल्यू कितनी है 96,500 कूलम्ब। तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में आप विद्युत धारा का परिमाण निकाल लोगे। विद्युत धारा का परिमाण कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर विद्युत धारा का परिमाण निकालोगे तो एम्पियर इंटू टाइम होगा। तो एम्पियर कितना 0.25, टाइम कितना 1 घंटा, तो घंटे में बाबू बताएंगे नहीं, टाइम को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो 60 से गुना करोगे तो मिनट में, और फिर 60 से गुना कर दोगे तो सेकंड में। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 900 कूलम्ब।
अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करो, तांबा यानी जो कॉपर है उसका ग्राम तुल्यांक भार निकाल लो। तो तांबा का ग्राम तुल्यांक भार, तांबा का परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता, तो कितना हो जाएगा 63.57 इसका परमाणु द्रव्यमान है, और कॉपर की संयोजकता कितनी होती है 2, तो आ जाएगा 31.75 ग्राम। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि एक फैराडे से कितना प्राप्त होता है, पदार्थ का ग्राम तुल्यांक भार प्राप्त होता है ना, तो 96,500 कूलम से कितना होगा मुक्त तांबा, 31.75 ग्राम तांबा मुक्त होगा। तो एक कूलम से कितना हो जाएगा 31.75 बटा 96,500, और 900 कूलम से इतना मुक्त हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0.296 ग्राम। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। और देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है कि यदि सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.0011118 हो तो ऑक्सीजन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकाले। अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लग रहा हो कैसा क्वेश्चन है ना, कि सिर्फ सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक दे देता है और कहता है कि ऑक्सीजन का बताएं। तो दरअसल ये बच्चों ध्यान दो, तो ये फैराडे के दूसरे नियम से क्वेश्चन है। जैसा कि आपको हमने बताया कि दो अलग अलग अगर पदार्थ हो तो उनका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है Z1/Z2, वो अपने क्या होता है ग्राम तुल्यांक भार यानी E1/E2 का क्या होता है इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हम यही करेंगे, हम क्या करते हैं सिल्वर के रासायनिक तुल्यांक को Z1 मान लेते हैं और ऑक्सीजन के रासायनिक तुल्यांक को क्या मान लेते हैं Z2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे, हम जानते हैं कि Z1/Z2 बराबर E1/E2। Z1 की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, Z2 ये है, E1 सिल्वर का रासायनिक तुल्यांक भार तो 108/1 परमाणु द्रव्यमान बटा संयोजकता, और E2 ऑक्सीजन का ग्राम तुल्यांक भार, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16/2, और फिर Z2 बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.0000829, ये होगा ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक। इससे जो है न्यूमेरिकल जो आप लोगों को हमने अभी तक बताया, 3 न्यूमेरिकल उसमें बताया, तो ये फैराडे के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल था बच्चों। अब इसमें आपको करना क्या है कि आप लोग बुक उठाइएगा, जो भी बुक आपके पास होगा उससे जो भी न्यूमेरिकल होगा इस नियम से संबंधित उसको आप बनाइएगा, और जो नहीं बनेगा उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है वैद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, यानी इसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या देखो कहता क्या है बच्चों, इसमें कंडक्टेंस कैसे हम पता करते हैं, तो कहता है कि वैद्युत अपघट्य के विलयन जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन करते हैं। जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़े होंगे ओम्स लॉ, है ना, तो उसमें क्या है कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को एक संबंध के द्वारा दिखाया जाता है ओम्स लॉ में। वही संबंध यहाँ भी होगा, C = E/R। C तो आपको पता है करंट विद्युत धारा है बच्चों, E क्या है, तो बिलियन के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि बिलियन में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे आप वोल्टमीटर से माप लेंगे। और R जो होगा वो बच्चों क्या होगा, तो बिलियन में जो रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, जो अवरोध या जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं वो उत्पन्न हो रहा होगा, वो R की वैल्यू बताएगा। ठीक है, तो C = E/R, ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद हम जानेंगे बच्चों कि ये रेसिस्टेंस जो है वो बिलियन में कैसे पता चलेगा, कितना रेसिस्टेंस हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपसे एक पूछा जाएगा, डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है कि रेसिस्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या है, यानी वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का सीधा समानुपाती, 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके बीच की दूरी का सीधा समानुपाती होता है, तथा इलेक्ट्रोडों के बीच के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको जो है नोट कर लेंगे इस डिफिनेशन को, और इसके बाद हम इस पर क्या बताते हैं, इसका एक्सप्रेशन बताते हैं। तो इस डिफिनेशन को नोट कर लेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन का प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी का सीधा समानुपाती और इलेक्ट्रोडों के बीच के विलयन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आपको हमने बताया वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रतिरोध। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघट्य के विलयन के प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो व्यंजक में क्या कहता है बच्चों, देखो व्यंजक बनाने के लिए हमने क्या किया है, यदि मान लिया कि विलयन में जो उत्पन्न प्रतिरोध है वो क्या है, अगर R प्रतिरोध उत्पन्न होता है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल A है ना, तब R किसका प्रोपोर्शनल होता है बाबू, L का पता है, और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, 1/A का। तो समीकरण 1 और 2 जब इसको मान लिए हैं तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R बराबर हम पता है आपको कि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर रो, तो R = क्या हो जाएगा, रो × L/A।
ए, ये याद रखिएगा बिलियन के प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होगा। जहाँ बच्चों देखो रो जो है वो क्या है, एक अनुपातिक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को पहले विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाता था, लेकिन आजकल इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। अब देखो इसमें बच्चों हम आपको एक नोट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि अब देखो इस फॉर्मूला में अगर सोचो कि यदि अगर हम दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यानी एल 1 सेंटीमीटर ले लें और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो ए है वो 1 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर रख ले तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 1/1 यानी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। तो हम यहाँ पर अतः एक यहाँ पर हम आपको जो डिफरेंशियल नोट करा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और जो उनके बीच का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर होता है तो विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, तो प्रतिरोधकता कहलाएगा। विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाता है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको हमने बताया विशिष्ट जो है कह सकते हैं प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिरोध के बाद विलयन का विशिष्ट चालकत्व, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखो बच्चों, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को यानी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, है ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे हम लोग के यानी कप्पा के द्वारा निरूपित करते हैं ना, कटप्पा मत समझ लेना, क्या है ये, कप्पा है ना, इसको क्या करते हैं, कप्पा के द्वारा निरूपित करते हैं। हाँ जो है ना, तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो। रो क्या है बच्चों, तो रो जो है वो क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1/रो हो जाएगा। अब आपको पता है चूंकि आर बराबर क्या हमने बताया है, रो इंटू एल बाई ए बताया है ना, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल आ जाएगा। अब इसी रो की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे बच्चों के की वैल्यू में ना, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/RA/L। एल कहाँ जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा के बराबर L/RA। तो ये बनता है बच्चों विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला। यानी किसी भी विलयन में, वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर आपको विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला बताना है तो आप क्या रखोगे, के इज इक्वल टू L/RA। अब देखो बच्चों, आपसे एक एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि खासकर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है। तो देखो अब हम यहाँ यूनिट निकालने जा रहे हैं। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले विशिष्ट चालकत्व का फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो K इज इक्वल टू L/RA होता है। और आपको पता है कि जब हम यूनिट लिखेंगे तो L का यूनिट यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखोगे, ठीक है। मीटर भी होता है बच्चों, लेकिन हम लोग जनरली केमिस्ट्री का जब कोई भी यूनिट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग जनरली सेंटीमीटर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर लेंथ हो गया, आर हो गया ओम, रेसिस्टेंस का जो है यूनिट ओम हो जाता है, और एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर से यहाँ सेंटीमीटर क्रॉस कर दिए तो हो गया 1/ओम सेंटीमीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। ये विशिष्ट चालकत्व की इकाई है, याद रखेंगे, पर ओम पर सेंटीमीटर ये विशिष्ट चालकत्व की इकाई है जो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। इस पर बच्चों देखो एक नोट पॉइंट बता रहे हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में अगर आप लेंथ 1 सेंटीमीटर ले लेते हो, यानी कि जो कह सकते हैं कि जो दो इलेक्ट्रोड है विलयन के अंदर उनके बीच की दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है और उन विलयन के बीच का जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, यानी जितना दूर में विलयन मौजूद है वैद्युत अपघट्य के विलयन में उसका क्षेत्रफल कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आपको पता है कि कप्पा बराबर हमने क्या पढ़ाया, के बराबर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस L/RA। तो के बराबर क्या हो जाएगा, L की वैल्यू 1 और नीचे R इंटू ए की वैल्यू भी कितनी, 1। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R। अब आपको लगे बच्चों हमने K बराबर 1/रो, यहाँ K इज इक्वल टू 1/R। तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए डिफिनेशन क्या बनता है इसको आप जल्दी से नोट कर लोगे। आप लिखोगे कि अतः किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल जो होता है वो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तब विलयन का जो विशिष्ट चालकत्व है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्योंकि हमने बताया आपको कि जब यूनिट जो लेंथ होगा और यूनिट उसका जो एरिया होगा तो आर जो होगा वो रो का भी इक्वल होता है, इसलिए यहाँ के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/R। तो बच्चों हमने विशिष्ट चालकत्व बता दिया और उससे यूनिट और उसके नोट पॉइंट। तो इस जो लेक्चर में हमने आपको बताया इससे
संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगा उससे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर और लाइक जो है कर दीजिए।